जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और डीआरडीओ से आई एक अपडेट से। दरअसल डीआरडीओ और उनकी संगत संस्थाओं के द्वारा एक रिपोर्ट में ये अवगत करवाया गया है कि बहुत जल्दी वो एक अरेस्टर बैरियर लैंडिंग एनालिसिस करने वाले हैं, और ये अरेस्टर बैरियर लैंडिंग एनालिसिस होगा एक अनमैन एरियल व्हीकल का। आप सबको पता है कि जो हमारा घातक यूएवी है, इसके डेक बेस्ड वेरिएंट को भी कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने अपनी इच्छा जताई है कि उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके डेक से वो अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल्स को उड़ाने के लिए इच्छुक है। और उनकी इन्हीं रिक्वायरमेंट को ध्यान में देते हुए डीआरडीओ ये एनालिसिस कंडक्ट करने वाली है। कुछ संभावनाएं ये कहती हैं कि जब घातक अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल बनके तैयार हो जाएगा तो उसका एक नेवल वेरिएंट भी तैयार किया जाएगा, जो विशेषतया भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड करने में सक्षम होगा। हालांकि इस पे अभी टिप्पणी करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं अभी इस पे कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं रखी गई है। लेकिन माना जा रहा है कि ये काफ़ी हद तक डीआरडीओ के घातक प्रोग्राम पर बेस्ड होगा, और इसका इस्तेमाल अलग अलग मिशंस को एग्जीक्यूट करने में किया जा सकता है, जैसे कि मैरीटाइम सर्वेलेंस हो गया, और स्ट्राइक मिशन में भी ये यूज़ किए जा सकेंगे, जिसमें एडवांस जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं ये इंटीग्रेट की जा सकेंगी, और संभावित है कि इनको पावर करने के लिए कावेरी इंजन का इस्तेमाल होता दिखाई पड़े। तो आने वाले भविष्य में हमें कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिलने वाली हैं। जैसा कि कल एएनआई की रिपोर्ट में ये बता दिया गया था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा आज कुछ बड़े कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है, तो अब ऐसा होता भी नजर आया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 10 ऐसे प्रपोजल हैं जिनकी लागत 1,44,716 करोड़ रुपए है, इसको मंजूरी दे दी है, और इनमें से 99% जो बाई इंडियन आईडीएम कैटेगरी के अंतर्गत हैं ये खरीदे जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम संक्षिप्त रूप में बात करें तो मुख्य तौर पर ये जो प्रपोजल हैं जिनको अप्रूवल मिला है, अगर हम भारतीय थल सेना की बात करें तो इनके लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल को मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो ADFRCR है, यानी कि अगर हम बात करें इनके बारे में तो जो ADFRCR है ये एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार्स हैं जिनको मंजूरी मिली है। वही AVNL के द्वारा जो फॉरवर्ड रिपेयर टीम है जो कि संभावित है BMP-2 बेस्ड होगी, इसको मंजूरी दी गई है। वही इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है इनको मंजूरी मिली है। नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल्स को मंजूरी मिली है, और नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो हैं इनकी खरीद को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि इस समय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा ये जो समय है काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है, और जो बड़े अप्रूवल्स हैं ये लगातार दिए जा रहे हैं। अब अगर हम इस अप्रूवल की बात करें तो इसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, और हम सब की निगाहें जो हैं ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम पर टिकी हुई थी, और हम ये मान के चल रहे थे कि ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ये बहुत जल्दी इसकी मंजूरी दे देंगी, और ऐसा हुआ भी है। अब अगर हम फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की बात करें तो ये भारत का नेक्स्ट जनरेशन टैंक होने वाला है, जो कि तकरीबन 50 टन बीस्ड होगा, और ये एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम देखने को मिलेंगे, और नेक्स्ट जनरेशन के जो मटेरियल्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाएगा बनाने में, ताकि इसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जा सके, और इसमें देसी डेट्रन 1500 हॉर्स पावर का जो इंजन है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं जो धीरे धीरे सामने आने वाली हैं। यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक बड़ा मूव लिया है, और इसके परिणाम हमें आने वाले भविष्य में निसंदेह देखने को मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। कल रात एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि राजस्थान के बाड़मेर में जो उत्तरलाई एयरबेस है उसके थोड़ी पास में भारतीय वायुसेना का एक MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट दुर्घटना का शिकार हो गया है। हालांकि दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन गनीमत ये रही है कि जिस समय ये क्रैश हुआ है तो पायलट सक्सेसफुली इजेक्ट होने में सक्षम रहे हैं, और वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और उससे भी बड़ी राहत की बात यह है कि ये जो क्रैश हुआ है वहाँ पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये सुनसान इलाके में हुआ है। हालांकि अभी भारतीय वायुसेना टिप्पणी करने से बच रही है, और हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि कारणों की असली वजह टेक्निकल मेलफंक्शन हो सकती है या इंजन फेलियर हो सकता है। हालांकि अभी संभावनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जब तक स्पष्ट रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और ये क्रैश ऐसे समय पर हुआ है जब हाल ही में MiG-29 UPG को सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम दिए जाने की बात की जा रही है, जहां पर इन्हें मेजर अपग्रेड से गुजारा जाएगा, जिसमें इंडिजिनस सिस्टम, रेडार और जो हमारी मिसाइल्स हैं ये इंटीग्रेट की जाएंगी, और इंजन एनहेंसमेंट भी की जानी है, ताकि 2037 तक ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल रह सके। MiG-29 को ड्रैगन स्लेयर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब चीन के साथ गतिरोध बढ़ा था तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में इन्होंने अपनी उपयोगिता का जीता जागता प्रमाण दिया था, और भारतीय वायुसेना इसीलिए इनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड है। हालांकि 10 वर्षों में ये दूसरा ही हादसा है MiG-29 के साथ,
MiG-29 काफ़ी रिलायबल एयरक्राफ्ट माने जाते हैं, लेकिन फिर भी अब क्योंकि ये हादसे का शिकार हुआ है तो मामले का जो गहन अध्ययन है ये किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। दोस्तों, कल से लेकर आज तक का समय थोड़ा हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना का जो MiG-29 है ये क्रैश हुआ था, तो वहीं एक और नई दुखद रिपोर्ट सामने आई है। और ये दुखद रिपोर्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर के। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एक ALH हेलीकॉप्टर अरेबियन सी में इमरजेंसी लैंडिंग करता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस इमरजेंसी लैंडिंग के बाद अभी तक 2 पायलट और एक पैसेंजर, यानी टोटल 3 क्रू मेंबर्स जो है ये मिसिंग है। और इंडियन कोस्ट गार्ड इस समय 4 शिप्स की सहायता से और 2 एयरक्राफ्ट की सहायता से जो सर्च ऑपरेशन है इसमें लगी हुई है। फिलहाल जब तक हम ये न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रू मेंबर्स का अभी तक पता नहीं चल पाया है और माना जा रहा है कि यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है ये युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपडेट को शेयर करते हुए ये बताया है कि ये जो क्रू मेंबर है ये बेसिकली एक इंजर्ड क्रू मेंबर को इवैक्यूएट कर रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ है। और ये पोरबंदर गुजरात से जो पूरा ऑपरेशन था इसकी शुरुआत हुई है और उन्होंने हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग के तहत सी में डिच करने का फैसला किया था। हालांकि एक क्रू मेंबर को रिकवर किए जाने की जो बात है ये की गई है, लेकिन अभी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। लेकिन माना जा रहा है कि अभी जो सर्च ऑपरेशन है ये चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि काफ़ी रेयर होता है जब ALH हेलीकॉप्टर्स के साथ इस प्रकार के जो मामले हैं ये सामने आए। हालांकि अभी फ़िलहाल जो पूरा का पूरा ध्यान है इस सर्च ऑपरेशन में टिका हुआ है। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है कि ये जो हार्ड लैंडिंग की गई है इसकी असली वजह क्या थी। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो 3 क्रू मेंबर्स हैं ये सही सलामत मिल जाएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तरंग शक्ति एक्सरसाइज को लेकर के। आप सबको पता है कि तरंग शक्ति का जो फर्स्ट फेज़ है ये पूरा हो चुका है और सेकंड फेज़ की शुरुआत हो गई है। और इसमें अमेरिका, ग्रीस और दूसरे देश अपने एयरक्राफ्ट को भेज रहे हैं और वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने पहली बार अपने जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं भारत में भेजे हैं। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की तरफ से तरंग शक्ति का जो फेज़ 2 है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 3 की संख्या में EA-18G ग्राउलर जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है F-18 सुपर हॉर्नेट के, ये भारत में भेजे गए हैं। और इस समय जो डेजर्ट सेक्टर में एक्सरसाइज है उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। ATG ग्राउलर को दुनिया के सबसे घातक और सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के तौर पर देखा जाता है। और न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि US नेवी में भी बड़ी संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है ये ऑपरेशनल है। आपको बता दें कि MRFA के अंतर्गत जब भारत को F-18 सुपर हॉर्नेट ऑफर किए गए थे तो अमेरिका ने यही ऑफर भारत को भी दिया था, जहां पर अमेरिका ने कहा था कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है, अगर भारत इन्हें MRFA पे एक्सेप्ट करता है F-18 को, तो भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी इन एयरक्राफ्ट्स को अपना बनाने की। लेकिन अभी यहाँ पर संभावनाएं तो काफ़ी कम है कि MRFA में इनको सेलेक्ट किया जाएगा। इनफैक्ट MRFA को लेकर कहा जा रहा है कि 2027 के पहले या 26 के पहले ये डील फाइनलाइज होती नज़र नहीं आ रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।